नमस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि कामकाजी लोग, वैसे काम तो सभी करते हैं, लेकिन मेरा अभिप्राय उन लोगों से है जो जॉब करते हैं, वह कला के प्रति अधिक समर्पित नहीं हो पाते। वक्त की कमी, ये बहानेबाजी है। अधिकतर ये बहानेबाजी ही है, क्योंकि जो लोग पैशन के लिए टाइम निकालते हैं वे अपने प्रोफेशन को भी पूरी शिद्दत से निभाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं जाने माने रंगमंच और टेलीविज़न के कलाकार इंजीनियर वागीश शर्मा जी। वागीश सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजू जी। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मुझे डेली एक्सेलसियर के स्टूडियोज़ में आके इतनी खुशी हो रही है क्योंकि पूरे 28 साल के बाद मैं एक्सेलसियर में इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। पूरे 28 साल पहले मार्च 1997 में डेली एक्सेलसियर में संडे मैगजीन में मेरा इंटरव्यू छपा था। और आज ये डिजिटल भी हो गया है डेली एक्सेलसियर का चैनल, और यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुछ बात शुरू करने से पहले मेरे मन में एक बात है। मैंने आते आते एक डोगरी में एक शेर लिखा था। बिल्कुल, वो मैं ज़रूर जम्मू के बुद्धिजीवियों को और साहित्यकारों को संबोधित करते हुए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा डोगरी में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त जम्मू में। जी। बात यह कि कोई रुत बसंती जी जी पागवंती ले आओ, कोई रुत बसंती पागवंती ले आओ, चिट्टे च डुबदे डुगर गी रंग गुलाबी दे जाओ। क्या बात है। चिट्टा मतलब नशे की बात नशा आप की कर रहे तरफ है इस वक्त। डुगर जो है, डुगर के जो जवान हैं, नौजवान हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो उनसे उभारना हम साहित्यकारों का, कलाकारों का और बुद्धिजीवियों का काम है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपनी ये यात्रा जो आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपकी रंगमंच की तरफ पहली परवाज़ हुई, किसने आपको इंस्पायर किया? देखिए राजू जी, अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो ये बड़ी पहले की बात है। जब मैं 9th में पढ़ता था जी। तो मैं ऑलराउंडर था ऑलमोस्ट, यू कैन से। और जब 9th का रिजल्ट निकला तो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। अच्छा। तो वो फिर क्या होता था कि एनुअल फंक्शन होता था 10th में, तो 9th वाले जो लोग थे उन वहाँ पे सम्मानित किया जाता था। अच्छा। उस वक्त डी ठाकुर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे J&K के। जी जी। वो चीफ गेस्ट थे। अच्छा। और आपको जान के खुशी होगी कि मुझे वहाँ पे 3 इनाम मिले। अच्छा, 9th में ही? 9th में जी। क्योंकि वहाँ पे एनुअल फंक्शन था, वहाँ मैंने परफॉर्म भी किया था। अच्छा। युधिष्ठिर का रोल था, तो एज एक्टर? एज एक्टर। अच्छा। स्टेज पे परफॉर्म किया था। तो शुरुआत आपकी वहीं से? वहीं से शुरू हुई। और 3 इनाम सुनोगे। एक इनाम मुझे फर्स्ट पोजीशन 9th का था, एकेडमिक, और दूसरा था ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट। अच्छा। और तीसरा था बेस्ट एक्टर। अरे कमाल है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और फिर मैं ऑलमोस्ट जब कॉलेज चला गया, MM कॉलेज में, वहाँ भी कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा रहा। लेकिन जो सही थिएटर की आप बात कर रहे हो ना, विधिवत तौर पर, विधिवत तौर पे जो मतलब थिएटर रंगमंच कहा जाता है, रंगमंच कहा जाए, अभिनव थिएटर में जो पहला मैंने प्ले किया वो रिश्तियां दा की रखिए ना, पंजाबी नाटक था। कृपाल सिंह कसाली जी वो डायरेक्ट कर रहे थे। कृपाल सिंह कसाली जी के बारे में मैं ये बात आपके साथ साझी करता चलूँ। आप सभी उनको जानते हैं, लेकिन पंजाबी रंगमंच के बहुत दिग्गज कलाकार थे, बहुत दिग्गज राइटर, निर्देशक, डायरेक्टर। यस, बिल्कुल। तो वो हमने वहाँ पहले, उनके जाने के बाद पंजाबी रंगमंच को कहीं ना कहीं सेटबैक पहुंची है। हाँ, पहुंची है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। 87 की बात है जी। अभिनव थिएटर में हमारा प्ले था। तब बलवंत ठाकुर जी भी बाबा जी तो कर रहे थे उसमें। अच्छा। मेरे ख्याल में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बलवंत ठाकुर जी ने किया था वो। अच्छा। जो कंपटीशन होता। अच्छा, एनुअल ड्रामा फेस्टिवल। एक बलवंत ठाकुर जी के प्ले में बैठने की जगह नहीं थी। अच्छा। और एक हमारे प्ले में नीचे बैठने की जगह नहीं थी। आज तो ऑडियंस नहीं है। आप देखो थिएटर में जाते हैं तो बड़ी गिनी चुनी ऑडियंस होती है। तब फुल थिएटर था, कॉरिडोर में भी लोग बैठे थे। क्या बात। और हमारी सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन आई थी। अच्छा। फर्स्ट बलवंत जी की आई थी, वो बहुत अच्छा था उनका भी नाटक, लेकिन हमारा भी कम नहीं था। तो बाबा जी तो ने फिर बाद में बहुत दूरियां तय की। ये जो आप नाटक का जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसके भी बड़े रिपीट शोज हुए, बहुत रिपीट शोज हुए हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे एक ही किया, उसके बाद कुछ थोड़े इख्तलाफात हो गए, तो हमने एक नया रंगमंच भी बनाया। उसका नाम स्मिता थिएटर ग्रुप रखा था। अच्छा। उसमें भी हमने 2 प्ले किए थे, बड़े सीनियर लोग हमारे साथ थे। तो उसके बाद फिर थिएटर चलता रहा। तो
87 की है। 1990s में, अर्ली 90s में दूरदर्शन शुरू हो गया। तो दूरदर्शन शुरू होगा, सबकी वहीं पे इंटरेस्ट होता था, तो हम दूरदर्शन चले गए। स्क्रीन पे अपने आप को हाँ, देखना एक ग्लैमर है। बहुत ग्लैमर है, बड़ा मज़ा था। हम जम्मू बड़ा छोटा शहर है और स्क्रीन पे अपने आप को देखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। तो वहाँ फिर दूरदर्शन भी थिएटर के साथ साथ चलना शुरू हो गया। तो आज तक कितने आपने लगभग कितने नाटकों में काम किया होगा, रंगमंची नाटकों? रंगमंच का आप बोलो तो 20-25 नाटकों में तो मैंने काम किया है। अच्छा। ज़्यादातर हिंदी में? ज़्यादातर एक तो पंजाबी आपने बोला। पंजाबी में और हिंदी में ज़्यादा किए हैं। अच्छा। डोगरी में मेरा मन था, लेकिन अभी कोई ऐसी स्क्रिप्ट भी नहीं आई, तो हिंदी में किया हमने। अभी मैं थिएटर मित्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ, संजय कपिल जी उसके डायरेक्टर हैं। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो बड़ा मतलब जैसे 4 लोग इकट्ठे मिलके एक प्ले करते हैं ना, उस तरह से हम लोग प्ले करते हैं। और जितने भी प्ले हमने किए हैं, ताजमहल का टेंडर है, 1 और 1 11 है, और बहुत सारे ऐसे प्ले जो हमने किए, वो बड़े सराहे गए जम्मू में। बिल्कुल। जम्मू की थिएटर की जो जितनी भी ऑडियंस आती थी, हमारे शो जब होते थे, तो वो पूछ के आते कि यार थिएटर मित्र का है, वगीश है उसमें, संजय कपिल है, राजेश रैना है, ये सारे, मतलब ये बड़ा। लेकिन जो चार्म थिएटर में है ना, वो इतना मुझे टीवी में नहीं लगा। सही बात। क्या फ़र्क समझते हैं आपकी टेलीविज़न और रंगमंच में? कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है एज आर्टिस्ट? यस, यू आर राइट। और दूसरा ये है कि जैसे कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो जो 2 महीने उसके बाद रिजल्ट निकलना होता है ना, तो 2 महीने बंदा सोचता है पता नहीं क्या निकलेगा, पता नहीं क्या निकलेगा। थिएटर एक ऐसी चीज़ है, रिजल्ट आपको उसी वक्त मिलता है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और की, जैसे आप थिएटर में रंगमंच में काम करते हैं, तो रंगमंच में आप शुरुआत से लेकर बिल्डअप करते शीर्ष तक जाते हैं, क्लाइमेक्स पे जिसे हम कहते हैं। लेकिन टेलीविज़न में आपको कट टू कट है, कट टू कट। वहाँ जैसे अगर ये भी इंटरव्यू, क्योंकि हम ये देखा जाए तो लाइव ही है, जस्ट लाइक रंगमंच ही समझिए, इसमें कट नहीं है। लेकिन अगर कट टू कट करना हो तो फिर वो बात उभर कर आती नहीं, वो मैकेनिकल सा लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और बताऊँ राजू जी, जो आजकल इस वक्त जो हमारे शहर में कल्चरल एक्टिविटीज़ जो घुट गई, कम हो गई है ना, एक तो दूरदर्शन हमारा बंद। क्या रीज़न क्या है कि एक्टिविटीज़ क्यों कम है? दूरदर्शन बंद हो गया है और थिएटर की तरफ रुझान लोगों का है, लेकिन जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं है ऐसी। मुझे लगता है यहाँ पे 10 थिएटर होने चाहिए थे, एक ही थिएटर, अभिनव थिएटर। और मैं ये सोचता हूँ सर कि जैसे आपने रंगमंच की बात की कि 10 थिएटर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन थिएटर क्या, जैसे अभिनव थिएटर है, बहुत बड़ा थिएटर है, और हम जब बाहर जाते हैं तो छोटे छोटे थिएटर हैं, तो लगता है कि ऑडियंस अगर 150 भी आ जाए तो लगता है भरा हुआ। तो यहाँ पे इतनी बड़ी सीटें हैं, इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि अगर आधा भी भरा होता है तो परफॉर्मर जो है वो अपने आप को बूस्ट नहीं कर पाता परफॉर्म करने के लिए, उसे लगता है कि हाल खाली पड़ा हुआ है। तो दिखाएगा किसको? मैं यही बात, क्या छोटे थिएटर होना ज़रूरी है रंगमंच के लिए? रंगमंच के लिए मैं आपको बताऊं कि हम ये एक आइडिया भी है, हम लोग दोस्त लोग कुछ ये आइडिया फ्लोट भी कर रहे हैं, शायद कब मैच्योर हो पाए। जो भी हमारे जम्मू शहर में एक बिजी एरियाज हैं, वहाँ मतलब छोटा छोटा कोई हॉल मिल जाए तो हम वहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटी शुरू कर पाएँ। अच्छा। कल्चरल एक्टिविटी डजंट मीन कि सिर्फ आप थिएटर ही करोगे, कोई म्यूजिक का छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, पोइट्री हो रही है, और वो लोगों को पता हो कि ये वेन्यू जो है ये सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए है। और ऐसी बात नहीं है, जम्मू में बहुत अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जिस शहर में कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती है ना, वहाँ का यूथ जो है वो चैनलाइज रहता है, और वो ये ड्रग्स वगैरह नशे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि इससे खूबसूरत और बहुत अच्छा नशा जो है ये एक आर्ट है। बिल्कुल। और जो इस नशे का आदी हो जाता है वह फिर स्टेप बाय स्टेप जीवन में सार्थक दिशा की तरफ कदम भी बढ़ाता है। और दूसरे नशे की बात करें तो फिर आदमी गर्त में ही जाता है। गर्क में जाता है, और इस नशे में जो आगे जाता है वो सिर्फ आर्ट में ही नहीं, वो कहीं एकेडमिक में भी एक्सेल करता है। मैं देख रहा हूँ जो वो इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी माना जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, और जो जितने भी लोग आर्ट के साथ जुड़े हैं, थिएटर के साथ जुड़े हैं, वो जब जो पढ़ने वाले भी हैं साथ में पढ़ रहे हैं, वो बड़ा एक्सेल कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो टॉप कर रहे हैं। वो एक चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत से लोग पूछते हैं, जो लोग जॉब करते हैं और अच्छी पोस्ट पे बैठ के काम करते हैं, वह कहते हैं कि इनकी कैसे टाइम निकालते हैं। आप ड्यूरिंग जॉब कैसे टाइम निकालते थे कि आपने रंगमंच भी किया, आपने टेलीविज़न भी किया, आपने लिखा भी, तो कैसे मैनेज करते थे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो अधिकतर बहानेबाजी करते हैं कि हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम की कमी है,
तो क्या आपका ऑफिस आपको 24/7 बांधे रहता है क्या, मानसिक तौर पर भी? राजू जी, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, और इतना ही खूबसूरत इसका जवाब है। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जब कोई पैशन किसी का होता है ना, किसी ने कोई काम करना है शिद्दत से, दिल से कोई काम करना है, तो वो टाइम भी निकालता है और एक्सेल भी करता है। मेरी जॉब जो थी वो 24/7 थी। मैं एज एन इंजीनियर काम कर रहा था इमरजेंसी सर्विसेज में, अच्छा, एसेंशियल सर्विसेज में। वहाँ दिन रात का काम था, लेकिन जो काम आप 10 घंटे में करते हो, अगर वो 4 घंटे में 5 घंटे में अपनी मेहनत से कर सकते हो, तो आपके बाकी 5 घंटे में बच जाते हैं। वो 5 घंटे आप अपने पैशन में लगा सकते हो, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ है विच सूदिज योर सोल। बिल्कुल, और सोल को सूद करता है तो फिर परफॉर्म बेटर करता है, परफॉर्म बेटर करता है प्रोफेशन में भी और वहाँ भी। अगर आप मेरे डिपार्टमेंट में भी किसी को पूछेंगे तो वो ज़रूर कहेगा कि वकीश शर्मा वाज ए गुड इंजीनियर, और अगर आप थिएटर की साइड भी पूछेंगे तो सभी कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा ये वाबस्ता है थिएटर से, और बिल्कुल होली सोली जब थिएटर में आता थिएटर का होता है। मुझे तो कभी किसी ने बताया, क्योंकि आजकल कुछ एक्टिविटीज़ कम है, तो मुझे कल परसों बड़े अच्छे लोग, कोई लोग हैं यहाँ पे अच्छा मतलब ओहदे वाले, वो कहते हैं वकीश जी आपको एक अच्छे ऑडियंस का भी प्रेजेंट मिलना चाहिए, वो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कल्चरल इवेंट हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर वहाँ पे प्रेजेंट होते हो। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा मैं इस वक्त सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हूँ, मेरी प्रेजेंस जो है वो जूनियर आर्टिस्ट को एक हौसला देती है, हौसला भी देती है, इंस्पायर भी करती है। और उनको लगता है अगर मैं एक भी ऑडियंस में मैं बैठा हूँ, मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा है, उनको लगता है ये 10,000 बंदे के बराबर है, क्योंकि ये उतनी हमें फीडबैक दे देगा जो 10,000 नहीं दे सकता। उनकी परफॉर्मेंस भी सफल हो पाती है। रंगमंच के साथ आपने टेलीविज़न भी काफ़ी किया। हाँ। तो अमूमन कितने सीरियल या नाटकों में काम किया होगा ये एपिसोड वाइज ही? अगर मैं राजू ये बताऊं कि टीवी में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, दूरदर्शन जम्मू, डीडी नेशनल और डीडी कशीर के लिए। मैं बता नहीं पाऊंगा मैंने कितने सीरियल किए हैं, आइडिया थोड़ा सा। मुझे लगता है 15-20 सीरियल होंगे, और शॉर्ट फिल्म्स 30-32 होंगी। कुछ और कहीं एक एपिसोड 2 एपिसोड, कहीं छोटे छोटे मतलब नाटक, छोटे शॉर्ट फिल्म भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि जब शुरुआती दौर में दूरदर्शन 90s में शुरू हुआ, तो बहुत चंद लोगों जो वहाँ पे काम करने लगे, सीनियर लोग थे, मैं भी उनमें से एक था। जो फर्स्ट छोटी शॉर्ट फिल्म बनी या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी, पत्ता पत्ता जीवन, वो सुरेंद्र गोयल ने वो डायरेक्ट की थी। फिर डॉक्टर सोनकोल मैं आपको बताऊं कि मैं गुरु भी मानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर भी किया और बहुत हेल्प भी करते थे। फर्स्ट एवर सीरियल जो बना वो राधा सीरियल बना था, तो आई वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन दैट सीरियल, मैं उसका हिस्सा था। तो वो भी डॉक्टर सोनकोल ने डायरेक्ट किया था। और मैं एक चीज़ और बताऊं, डेली एक्सेल्स का जो इंटरव्यू हुआ था 97 में, तो उस दौरान ही हुआ था, और वो उस सीरियल की फ़ोटो मैंने लगाई है वहाँ पे। तो लेकिन सर एक चीज़ है, जब उस दौर की आप बात करते हैं तो सुनहरी दौर था। आज जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि टेलीविज़न के एक्टर, तो वर्तमान में टेलीविज़न पे कोई काम नहीं। अब झिझक सी होती है किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए भी कि टेलीविज़न के एक्टर हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है, एक्टिंग है, आर्ट की कोई भी विधा हो, उसमें कंटिन्यूटी रहना बहुत आवश्यक है। क्या बात समझते हैं कि ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि सरकार की तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद, दूरदर्शन के अंदर जिसकी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल बने, तो जो बेसिक केंद्र है वो बंद पड़ा हुआ है। अगर डुग्गर सैटेलाइट चैनल चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बजट कहाँ से आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज किया है। डीडी कशीर की विंडो बंद हुए कई वर्ष हो गए, लोगों की पेमेंट्स फंसी हुई है, 10-10 साल से फंसी हुई है। इसका मैं जो मेन रीज़न मानता हूँ वो जम्मू के जो लीडरशिप है, जम्मू के जो पीपल एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं, वो कुछ उनका कुछ से नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जम्मू दूरदर्शन चला था, इतना अच्छा चल रहा था, इसकी हमने डुग्गर सैटेलाइट चैनल की बात कर रहे हैं, इतनी हमने एजिटेशन की है। उल्टा ये हुआ कि यहाँ की जो मशीनरी आई थी वो भी उठा के तो हिमाचल में चली गई। हर जगह पे ये चीज़ें पहुँची हुई हैं कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल मांग रहे हैं जम्मू वाले। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि या तो हम जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते अपना केस अच्छी तरह से, तो या जो हमारे जो लीडर्स हैं वो आगे नहीं जा पाते, या उनकी कोई सुनवाई नहीं है।
और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर जम्मू को आप एक डिस्टिंक्ट वो देखना चाहते हैं कि जम्मू कुछ है नक्शे में, डुग्गर प्रदेश जो है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ही कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका साहित्य होता है, उसके ये कला संस्कृति होती है। उसको उभारने के लिए हमें सैटेलाइट चैनल चाहिए या दूरदर्शन तो कम से कम होना ही चाहिए। वो भी उठ गया यहाँ से। मैं तो अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि जम्मू के लिए कम से कम दूरदर्शन तो पहले स्टार्ट कर दिया जाए। जो एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्टार्ट किया जाए, उसको प्रॉपर फंडिंग की जाए। डुग्गर सैटेलाइट चैनल की भी बात होनी चाहिए, और ताकि जम्मू के लोग भी जो एक चैनलाइज हों, जो चिट्टे की तरफ, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो लीडर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना यूथ जो है वो चैनलाइज रखें, उसकी ऊर्जा जो है वो प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल हो। एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि ठीक है, हम लोग कहते हैं कि सरकार ने हमारी सपोर्ट नहीं की, डुग्गर सैटेलाइट चैनल नहीं मिला, लेकिन वाकई सर क्या ये ज़रूरी है कि हम हर बार सरकार पर निर्भर रहें? क्या अकेडमी ही हर बार आपको मंच उपलब्ध करवाएगी? क्या आकाशवाणी या दूरदर्शन केंद्र ही आपको प्लेटफॉर्म देगा जिससे कि आप कहेंगे कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? क्या व्यक्तिगत स्तर पर एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत स्तर पे एफर्ट करने की आवश्यकता क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि इसमें हम फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे फाइनेंशियली अगर हम इसी पे डिपेंडेंट रहें, चाहे दूरदर्शन केंद्र आ भी जाए। तो क्या व्यक्तिगत स्तर पर एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व है? सही बोल रहे हैं आप राजू जी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, घर में 4-5 लोग होते हैं, जैसे आप कहीं इदारे में काम करते हैं, वहाँ 10-12 हायरार्की होती है ना, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। यहाँ जिम्मेवारी पर्सनल जो आप व्यक्ति विशेष पे कह रहे हो कि करने चाहिए, वो बहुत दूर आती है। सबसे पहले जो जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट की है, जो की पोजीशन पे बैठे हैं, क्यों बनाए हुए हैं, जो की पोजीशन पे बैठे, जो की पोजीशन पे बैठे हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, दूरदर्शन है, इनकी तो 90% जिम्मेवारी इन्हीं की बनती है ना, क्योंकि इन्हीं के लिए इनको बनाया ही इन्हीं के लिए गया। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, जेकेएस अफसर इनके इंचार्ज होते हैं। कितनी हायरार्की होती है। इनका काम ही यही है कि आर्ट कल्चर किसी भी रीजन में है, जैसे जम्मू में है, कश्मीर में है, और भी किसी जगह है, इनका काम ही यही है कि उस जगह की रीजनल लैंग्वेज, उनका आर्ट, उनका कल्चर जो है बचा के रखें और उसको प्रेजेंट करें लोगों को, और बताएं। आने वाली जनरेशन कैसे जानेगी कि हमारा हेरिटेज क्या थी, हमारे कल्चर क्या था। तो इनकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की बनती है, इनके ऊपर ही हमें डिपेंड रहना है। हम तब काम करेंगे जब ये लोग करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। ये गिव एंड टेक है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं करना भी चाहूँ तो मुझे एक्सपोज कौन करेगा, आगे कौन मुझे ले जाएगा? बिल्कुल। इतने पैसे, इतनी फाइनेंशियल पावर्स मेरे पास थोड़ी है जितनी गवर्नमेंट के पास होती हैं। इनके तो जो फंड्स आते हैं ये इसी के लिए आते हैं। आप देखिए अभी कुछ प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करती है, कितने अच्छे लेवल पे होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूटी जो है वही, इसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। वही जो है किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी ही उसकी सक्सेस का कारण होती है। आप एक्टिंग के साथ साथ जैसे आपने कहा राइटिंग भी करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अंत में कोई ऐसी कविता जो आपको विशेष तौर पर अभी गुनगुनाने का मन करे, कहने का मन करे। अब ये जो इतनी गंभीर विषय पे हमने बातें की, तो मुझे अब एक एहसास मैंने लिखा था काफ़ी। तो एहसास होना भी चाहिए, हम सभी को एहसास होने चाहिए। एहसास लिखा था, इसको आप किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं, लेकिन मेरा एहसास जो है वो जन्म से मरण तक का है। जी, बहुत खूब। तो मैं आपको बताता हूँ, एहसास का मैंने उन्मान रखा था, मैं चुप हूँ। मैं चुप, क्या बात। मैं चुप हूँ। जब मैं जन्मा था रोता बिलखता था, कोई पास आता थोड़ी देर के लिए, थोड़ा चुप कराता फिर चला जाता। मैं फिर अकेला लेकिन शांत नहीं। फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया। क्या बात। थोड़ा चुप रहता, मेरा हाल सभी पूछते लेकिन मैं कम बोलता था। क्या बात। अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत बोलता हूँ, कोई नहीं सुनता। मैं सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ पर वे कम मिलते हैं। मैंने सोचा मैं भी चुप रहूँ, कब मिलूँ इनके साथ, लेकिन ये क्या,
अब तो सभी आने लगे। क्या बात। लेकिन ये क्या, अब तो सभी आने लगे मेरा हाल पूछने, मुझसे मिलने, पर मैं चुप हूं, कभी नहीं बोलूंगा। इनके साथ रोने दो, बिलखने दो, मैं चुप रहूंगा, बोलूं भी कैसे। मैं चुप जो हूं, ऐसा चुप जो कभी ना बोले, ना ही किसी के भेद जो खोले। क्या बात है सर। लेकिन आप चुप नहीं बैठेंगे, आप शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए, आपके विचार ऐसे ही हम सभी को प्रेरित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजू जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इंटरव्यू देने का मज़ा ही तब आता है जब पूछने वाला क्वेश्चन जो है वो खूबसूरत पूछे और उसके आंसर भी उतने खूबसूरत हों। बहुत सो नाइस ऑफ योर डेली एक्सेल्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 28 साल के बाद आज डिजिटल स्टूडियो में आपके आया हूँ, क्योंकि 28 साल पहले मेरा इंटरव्यू न्यूज़पेपर में आया था। सो मैनी थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी इंजीनियर वागीश शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं बेसिकली बनी हैं आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उन्हें अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर भी काम होने चाहिए, लेकिन उसमें काफ़ी पैसा लगता है, वह दिक्कत आती है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।